हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉप 125 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, वेटेज रखता है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी स्टेट की पुलिस की तैयारी कर रहे हो। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम इस एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका आंसर लगाएं। दोस्तों, मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं और आगे के जो प्रश्न होंगे वो भी इसी प्रकार से कवर किए जाएंगे। तो आप मान के चलिए ये 125 नहीं, लगभग 500 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कवर हो जाने वाले हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा फैक्ट है, मानव शरीर में पसलियां यानी कि जो रिब्स होती हैं इनके कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े पाए जाते हैं, यानी कि 24 पसलियां पाई जाती हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अब बात हुई है हड्डियों की, तो हम जान लेते हैं शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर बोन होती है। और ये कहाँ पर होती है? तो ये थाई यानी कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये कान में स्थित होती है। मानव शरीर में कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। एक कान में 3 हड्डियां, दूसरे कान में भी 3 हड्डियां, इस प्रकार से कुल 6 हड्डियां दोनों कानों में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी यानी कि थिनेस्ट बोन कौन होती है? तो ये फिबुला होती है, जो कि घुटने के निचले भाग में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी ये जबड़े की हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, हम बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जल्दी से आप इनका आंसर लगाते जाएं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 300 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो हम सिर्फ अगर खोपड़ी की बात करते हैं तो इसमें 29 हड्डियां यानी कि 29 बोन्स पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं, तो अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए तो ये भी आप जान लीजिए। अगर हम बात करते हैं सिर की, तो सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? तो ये 8 होती हैं। चेहरे की हड्डियां कितनी होती हैं? तो ये 14 होती हैं। और दोनों कानों में मैंने अभी बताया था 6 हड्डियां पाई जाती हैं और 1 हड्डी होती है गर्दन में। तो इस प्रकार से अगर हम ये पूरी खोपड़ी की बात करते हैं, तो सिर की बात करते हैं, तो इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 29 बोन्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, इनको जोड़ने वाली एक बोन होती है। ये जो आपको बोन दिख रही है ना, इस बोन को क्या कहते हैं? तो इसे अरोस्थी यानी कि स्टर्नम कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पसलियों को जोड़ने वाली अस्थि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे स्टर्नम कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये छाती के मध्य में स्थित होती है। ये पसलियां छाती के पिंजरे का निर्माण करती हैं। आपने देखा है, आपने महसूस भी किया होगा अपनी बॉडी को। और उसमें दोस्तों जो रिब्स होती हैं ये एक पिंजरे की भांति होती हैं, जो कि हृदय और फेफड़े यानी जो लंग्स होते हैं, इनको इस प्रकार के और महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इनकी रक्षा का कार्य करती हैं। इनमें अगर हम बात करें, जो 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, इनमें पहले 7 जोड़े होते हैं, इन्हें सच्ची पसलियां यानी कि ट्रू रिब्स कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग की जो 7 जोड़ी रिब्स होती हैं ये ट्रू रिब्स कही जाती हैं और ये सीधे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद में अगले 3 जोड़ी ये झूठी पसलियां यानी कि फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, बल्कि ऊपर की पसलियों से जुड़ी होती हैं। यहाँ का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आपको फॉल्स रिब्स दिख रही हैं। ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो रिब्स हैं ये दिख रहे हैं ना, ये आपको ये ऐसे ऊपर वाली जो रिब्स हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। और अंतिम 2 जोड़ी जो अस्थिर पसलियां होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये कहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं? तो ये आगे की तरफ आई होती हैं, लेकिन ये कहीं से जुड़ी नहीं होती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये है फ्लोटिंग रिब, ये दिख रही है, ये रही फ्लोटिंग रिब, एक ये दूसरी। तो इस प्रकार 2 जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं।
3 जोड़ी फॉल्स रिब्स होती हैं और 7 जोड़ी ट्रू रिब्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था स्टेप्स हड्डी, स्टेपिस हड्डी जो है ये सबसे छोटी हड्डी होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी में, मानव के एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मैंने बताया 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो ये मेलियस, इंकस और स्टेपीज होती है। स्टेपीज जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। दोस्तों हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की, साइंस की और स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई हैं। आप सभी की डिमांड पर इन ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है और समय समय पर इन्हें अपडेट भी किया जाता है। दोस्तों जिस प्रकार से हम यहाँ पर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के, तो आप इस ई बुक को अभी बाय कर सकते हैं। दूसरी वाली जो हमारी ई बुक है ये करंट अफेयर्स की ई बुक है, जिसमें आपके लिए जनवरी 2024 से जुलाई 2025 यानी कि पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। किसी भी पब्लिकेशन की बुक आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर आपके लिए प्रीवियस 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स दिया जाता है। लेकिन सिर्फ फ्री एजुकेशन चैनल पर आपके लिए ये सुविधा दी जा रही है। और तीसरी हमारी जो ई बुक है दोस्तों, ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसमें आपके लिए विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जीके के पिछले 5 से 10 सालों में पूछे गए 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए एक ही ई बुक में मिल जाएंगे। और मैं अभी आपको बता दूं, इन तीनों ई बुक को साथ में लेने पर एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है। मात्र 150 रुपीज़ पे आप करेंगे और ये तीनों ई बुक आपके लिए विद इन 5 मिनट्स आपके लिए आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है ये फीमर हड्डी है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं ये जो फीमर हड्डी है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये थाई यानी कि जांघ में पाई जाती है। एक वयस्क मनुष्य में फीमर हड्डी की लंबाई कितनी होती है? तो जो सामान्य मनुष्य होता है इसमें फीमर हड्डी, फीमर बोन जो होती है इसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो दोस्तों अस्थियां और पेशियां जो होती है इनको आपस में टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन, अस्थियों को और पेशियों को। अगर ये पूछा जाए अस्थियों और अस्थियों को कौन जोड़ता है तो ये लिगामेंट जोड़ता है। चलिए इस क्वेश्चन की हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। जो टेंडन होता है, कंडरा होता है, ये मांसपेशियां यानी मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है और ये मसल्स है। ठीक है, तो ये जो मसल्स है ये हड्डी से किसके द्वारा जुड़ी है? तो ये टेंडन के द्वारा जुड़ी है। अगर हम बात करते हैं लिगामेंट यानी स्नायु बंधन की, तो ये हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने का काम करता है। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हड्डियां हैं इनको आपस में किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो ये लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों ऐसे कितने दांत हैं जो कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं? तो ये 20 दांत होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों पाचन की जो प्रक्रिया है ये मुंह से शुरू होकर रेक्टम यानी गुदा द्वार तक होती है। ये पूरी जो प्रक्रिया है इसका अधिकांश भाग जो है ये होता है छोटी आंत में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो ये हमारी छोटी आंत में होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण जो है ये छोटी आंत के द्वारा होता है। छोटी आंत की जो दीवारें हैं इनसे आंतरिक रस निकलता है, जिनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसमें एरेप्सन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज और लाइपेज नामक के जो रस है, एंजाइम है, ये निकलते हैं और ये पाचन का कार्य करते हैं। दोस्तों छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है ये किस
प्रकार का होता है, तो ये क्षारीय माध्यम में होता है, क्योंकि आंतरिक रस जो है इसका पीएच मान 8.08 से 8.3 तक होता है, और ये जो वैल्यू होती है 7 से ऊपर की, ये क्षारीय होती है। किसको डिनोट करती है, किसको बताती है, तो ये क्षार को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उसमें बताया गया है, मनुष्य में लगभग प्रतिदिन कितने लीटर आंतरिक रस निकलता है, तो लगभग 2 लीटर आंतरिक रस निकलता है। छोटी आंत को दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग माना जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। अगर हम बात करते हैं जो हमारा पूरा पाचन तंत्र है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो पाचन तंत्र की लंबाई 9 मीटर होती है, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा छोटी आंत होती है, जो कि 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मैंने आपको बताया अभी, पाचन की जो क्रिया है ये मुंह के जो भाग होता है मुख गुहा, इससे प्रारंभ होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पाचन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है, मुख गुहा जो होती है, मुख गुहा, इसे व्यूकल कैविटी भी कहा जाता है। इसमें दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ से पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, शुरू होती है। दांत जो होते हैं ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, उन्हें चबाता है, पीसता है, इसलिए दांत जो है ये भौतिक पाचन में मदद करता है। तो याद रखिएगा जो दांत होते हैं ये भी हमारी पाचन की क्रिया जो है इसमें कहीं ना कहीं हिस्सा लेते हैं। हमारे मुंह में पाई जाने वाली जो लार ग्रंथियां हैं ये लार बनाती है, और जीभ की मदद से लार जो है ये भोजन में मिलता है, और पाचन की जो प्रक्रिया है इसमें अपना पूर्ण योगदान देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर फीट में बात कर रहे हैं, इससे पहले मैंने आपके लिए मीटर में बताया था। तो जो पाचन की जो लंबाई है पाचन नली की ये होती है 24। सी ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख में मंड यानी कि जो स्टार्च है इसका शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों जो स्टार्च है इसका शर्करा में परिवर्तन जो है ये टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता है जल्दी से अपने आंसर भी लगाते जाएं, और लास्ट में अपना स्कोर भी देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर पहले से पता थे। चलिए दोस्तों लार की हम बात करते हैं, तो लार में मुख्य रूप से 3 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम जो होता है ये स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है। वहीं पर अगर हम बात करें माल्टेज की, तो ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में चेंज करता है, और लाइसोजाइम जो है ये जीवाणुनाशी एंजाइम होता है जो कि भोजन में उपस्थित जीवाणुओं का नाश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दोस्तों जो दुग्ध प्रोटीन होता है इसको पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो रेनिन एंजाइम है ये दुग्ध में यानी जो दूध होता है इसमें घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में चेंज कर देता है। दूध में पूछा जाता है कौन सी प्रोटीन घुली हुई होती है, तो आंसर हो जाएगा कैसिनोजन। अगर ये पूछा जाए कैसिनोजन को किस में चेंज करता है रेनिन, तो आंसर होगा कैल्शियम पैराकैसिनेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो दोस्तों जो रक्त में अधिकतम पोषक तत्व है ये हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इससे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जल्दी से लगाएं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज रोग हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्त्रावित होता है। इसकी खोज किसने की थी, वेटिंग एवं वेस्ट ने। कब की थी, वर्ष 1921 में। ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी खोज किसने की थी, वेटिंग एवं वेस्ट ने। कब, 1921 में। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये डायबिटीज होता है। वहीं पर अगर इंसुलिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो दोस्तों मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप है
ये 120-80 mmHg होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों 120-80 mmHg जो होता है, इसमें mmHg ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी कि ये पारे की मात्रा को दर्शाता है। वहीं पर Hg जो है ये मरकरी यानी कि पारे का सिंबल है, और मरकरी पारे की मात्रा को दर्शाता है। ये मैंने अभी आपको बताया, मिलीमीटर में ये पारे की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो मानव का जो पेट होता है, इसमें किस अम्ल की उपस्थिति होती है? तो इसमें होता है HCl अम्ल यानी कि हाइपोक्लोरिक अम्ल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। आमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो होती है, इनमें HCl अम्ल यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका श्रावण होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमारे भोजन को के माध्यम को कैसा बनाता है? एसिडिक बना देता है। कैसा बनाता है? तो ये अम्लीय बना देता है भोजन के माध्यम को। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन के मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो दोस्तों जो यकृत होता है, यकृत यानी कि लीवर, लीवर जो होता है ये हमारे भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ जो है इनका एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो लीवर है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, नोट कीजिए। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये क्या है? तो ये यकृत है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, और ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ये क्या करता है? तो ये रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है। वहीं पर दोस्तों हेपेरिन नामक भी एक प्रोटीन होता है। इसका उत्पादन भी कहाँ से होता है? यकृत यानी लीवर से ही होता है। और हेपेरिन क्या काम करता है? तो याद रखिएगा, हेपेरिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है हमारी बॉडी में। क्या करता है? तो ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। रक्त के फ्लो जो है इसमें कहीं पर भी जमाव ना हो, इसको रोकता है हेपेरिन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेप्सिन है एक, तो जल्दी बताइए पेप्सिन क्या है? पेप्सिन जो है दोस्तों ये एक एंजाइम है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पेप्सिन एंजाइम जो है ये क्या करता है? तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों मानव रक्त जो है ये कैसा ऊतक है? तो ये संयोजी ऊतक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैसा ऊतक है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। मानव रक्त जो है दोस्तों ये तरल संयोजी ऊतक यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और स्वस्थ मनुष्य में शरीर में रक्त की जो कुल मात्रा है ये कितना होती है? तो रक्त की जो कुल मात्रा है ये शरीर के वजन का 7% होती है। वहीं पर मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो सामान्य वयस्क मनुष्य जो है इसमें 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन रक्त कितना होता है? तो पुरुषों की तुलना में अगर महिलाओं में रक्त देखा जाए तो ये आधा लीटर कम होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है ये वृक्क यानी किडनी में होता है। और वहीं पर यह शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, याद रखिएगा, इसे डायलिसिस कहा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है, जो कि 7 से ज़्यादा होता है। इसीलिए मानव रक्त जो है ये क्षारीय यानी बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों जो प्रोटीन है ये किस में चेंज होते हैं? तो ये एमिनो अम्ल में चेंज होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पित्त यानी जो वाइल होता है ये निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों जो वाइल है ये यकृत के द्वारा रिलीज होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पित्त यानी कि जो वाइल है ये कहाँ पर जमा होता है? तो जो वाइल है दोस्तों ये जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में ये जमा होता है। पित्ताशय जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है, लीवर से रिलीज होता है और आकर जो पित्ताशय है इसमें वाइल जमा होते जाता है। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसी ज़रूरत के हिसाब से ये हमारे भोजन में मिलता रहता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। पित्त रस जो है दोस्तों वाइल ये पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा जो पित्त वाइल होता है इसका काम होता है वसा का पायसीकरण करना।
पित्त जो है ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 7.7 होती है। वहीं पर दोस्तों जो पित्त है इसमें जल की मात्रा 85% होती है, और पित्त वर्णक जो बाइल पिगमेंट होते हैं इनकी मात्रा कितनी होती है 12% होती है, बाकी के अन्य तत्व होते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों जो रक्त परिसंचरण तंत्र है सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। दी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? दोस्तों जो पेसमेकर है इसका संबंध होता है हृदय से। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। जो पेस मेकर है, जैसे हिंदी में क्या कहा जाता है, गति प्रेरक, यह एक कृत्रिम यंत्र होता है। आप यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हैं। यह यंत्र जो है ये हृदय की असामान्य गति को सामान्य बनाने के काम आता है। प्राकृतिक रूप से हृदय में दोस्तों साइनो एंट्रिकुलर नोड यानी जो सैन होता है एसएन, यह पेसमेकर का कार्य करता है। लेकिन जब हृदय की गति साधारण नहीं होती है तब यह क्या करता है, हृदय की गति को सामान्य बनाने का कार्य करता है। अगर हम बात करें हृदय की साधारण गति कितनी होती है तो ये 72 बार पर मिनट होती है। जो दिल है ये एक बार में 72 बार धड़कता है। लेकिन यदि यह गति किसी कारण से 30 से 40 बार प्रति मिनट हो जाती है तो कृत्रिम पेसमेकर की सहायता से इस गति को बढ़ाया जाता है, और जो पेसमेकर यंत्र है जो बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र जो है ये कौन सा है? जल्दी से बताइए आप इसका आंसर। तो दोस्तों स्फिग्नोमेनोमीटर, इसके द्वारा ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रुधिर दबाव यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसको मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। आप सभी ने यंत्र देखा है लेकिन उसका नाम आपको नहीं पता रहता है, याद रखिएगा स्फिग्नोमेनोमीटर इसको कहा जाता है। जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। वह तेज दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं इस प्रकार से, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर ऐड किया है। बात करें रक्तदाब का जो नियंत्रण है ये किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ब्लड प्रेशर जो है इसका नियंत्रण जो है ये अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ारविक 7 क्या है? तो ज़ारविक 7 जो है दोस्तों ये एक कृत्रिम हृदय है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? दोस्तों जब एक धड़कन होती है इसके लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा दिल है ये एक बार में 72 बार धड़कता है। कितना धड़कता है? 72 बार। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठ होते हैं। 2 निलय होते हैं और 2 आलिंद होते हैं। दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद और बायां आलिंद, इस प्रकार से कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 और 2 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से नापा जाता है? तो नाड़ी दर जो है इसका मापन किया जाता है धमनी से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, धमनी इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में शिराओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनी कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है इसे क्या कहते हैं? तो इसे एरोटा यानी कि महाधमनी कहा जाता है। धमनी में रक्त का दबाव अधिक होता है, इसलिए चोट लगने पर धमनी कटने से खून जो है ये तेजी से स्पंदित होकर बाहर निकलता है। वहीं पर दोस्तों धमनी जो है इसकी दीवारों में मांसपेशियां और इलास्टिक फाइबर होते हैं जो कि रक्त के दबाव को सहन करते हैं। शिरा की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें मोस्ट अपोजिट होती हैं इसमें। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो इसे शिरा कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी शिरा जो है इसे वेना कावा यानी कि महाशिरा कहा जाता है। वेना कावा जो होता है दोस्तों इसके 2 भाग होते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। शिराओं में वॉल्व होते हैं जो रक्त को एक ही दिशा में बहने में मदद करते हैं। शिराओं की दीवार जो है ये पतली होती है। धमनियों की दीवार कैसी होती है? तो ये मोटी होती है। और
इसमें जो नसें हैं ये त्वचा के नीचे नीली दिखाई देती हैं। याद रखिएगा, जो बॉडी में त्वचा के नीचे नीली नीली नसें दिखती हैं ना, ये क्या होती हैं? तो ये शिराएँ होती हैं। चलिए, यहाँ पर हमने धमनी और शिरा से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया है, चूँकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप वीडियो को पॉज़ करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक प्रोटीन जो है ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होता है। यहाँ पर ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता? तो ये हेपेरिन प्रोटीन होता है। वहीं पर किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, विटामिन के जो है इसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता। और अगर पर्याप्त मात्रा में बॉडी में विटामिन के होता है तो अगर चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जल्दी जम जाता है। रक्त का लाल रंग जो है ये किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। और अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर क्वेश्चन में, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन से होते हैं? तो ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यानी कि रुधिर वर्णिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? आप यहाँ पर चारों ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद में अपना आंसर लगाइए। दोस्तों, पहला पॉइंट जो दिया है इसमें लिखा है यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो हाँ दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन है इसके द्वारा ही रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यह लौह युक्त यौगिक होता है, ये भी सही बात है। यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो नहीं, जो हीमोग्लोबिन है ये प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य नहीं करता है, ये WBC करता है। कौन करता है? WBC करता है। यह रक्त को लाल रंग देता है। तो हाँ, जो हीमोग्लोबिन वर्णक है इसके द्वारा ही जो रक्त होता है यह लाल रंग का होता है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का विशालतम धमनी है। तो शरीर की जो विशालतम धमनी है ये होती है एरोटा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एरोटा को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इमेज में आपके लिए दिख रही है यहाँ पर ये है एरोटा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो यह शरीर के वजन का 7% होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है? तो दोस्तों, जन्मदर नियंत्रण जो है इसकी शल्य विधि ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी जो है ए एवं बी दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल को डिस्कस करते हैं। संतान की उत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए महिलाओं यानी जो वुमेन्स होती हैं उनमें की जाने वाली नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और पुरुषों यानी जो मेंस होते हैं इनमें की जाने वाली नसबंदी को बेसेक्टोमी कहा जाता है। ये डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, ट्यूबेक्टोमी किस में की जाने वाली नसबंदी होती है या बेसेक्टोमी किस में की जाने वाली नसबंदी होती है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मानव रक्त का जो पीएच मान है ये 7.4 होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रक्त जो है दोस्तों इसका पीएच मान मैंने अभी बताया 7.4 होता है। अब ये पीएच मान क्या होता है थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पीएच इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल में किसी घोल की अम्लीयता, क्षारीयता और उसके उदासीन गुण को पता किया जाता है। अम्लीयता जो एसिडिक होती है, यह वे पदार्थ घोल होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय होते हैं 7 से ज़्यादा होता है। क्षारीय होते हैं और जो 7 के बराबर होते हैं ये जो पदार्थ होते हैं ये उदासीन होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, प्लीहा और इसे ही स्प्लीन कहा जाता है। स्प्लीन जो है ये हमारी बॉडी में ब्लड बैंक का कार्य करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लीहा में दोस्तों WBC का उत्पादन होता है, RBC का विनाश होता है। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, RBC यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका विनाश होता है। इसलिए जो प्लीहा होता है, स्प्लीन जो है, इसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्त में RBC की संख्या जो है इनके बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो इसे पॉलीसिथेमिया कहा जाता है। वहीं पर RBC की संख्या जो है जब घट जाती है तो इसे एनीमिया कहा जाता है।
रक्त में WBC की संख्या जो है इसके बढ़ने को ल्यूकेमिया कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों WBC की संख्या घट जाती है तो इसे ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। ये चारों ही मानव शरीर में होने वाले रोग हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त का जो लाल रंग है ये हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC का महत्वपूर्ण घटक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों RBC जो है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। RBCs जो है इनके निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ये भाग लेते हैं। जो RBC है इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। वहीं पर दोस्तों भ्रूण अवस्था में जो RBC है इनका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। बाद में जो RBC है इनका जो कब्रिस्तान है ये प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि RBC का जो विनाश है ये प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जाकर हो जाता है। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो दोस्तों खून जो है ये हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। रुधिर में प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो दोस्तों रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है ये जनरेट होती है लिम्फोसाइट के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों भारत को टीबी फ्री बनाने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2025 के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो टीबी है ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होती है और यह जो रोग है ये मुख्यतः लंग्स यानी जो फेफड़े होते हैं इनको प्रभावित करता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। टीबी के अन्य नाम क्या है? तो इसे क्षय रोग, यक्ष्मा और तपेदिक भी कहा जाता है। टीबी रोगी को लगने वाला टीका कौन सा होता है? तो जब टीबी की बीमारी होती है उसमें BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड खालिस्तान से होने वाला रोग है। दोस्तों जो टाइफाइड है ये रोग किसके द्वारा होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टाइफाइड बैक्टीरिया जो है यह सैल्मोना टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होता है। तो दोस्तों जो टाइफाइड होता है इससे मनुष्य की आंतें प्रभावित होती हैं। टाइफाइड होने वाले जो रोगी है इसे टाइफाइड नामक वैक्सीन ही लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग में DPT का टीका लगाया जाता है? दोस्तों ये इमेज यहाँ पर गलत इंसर्ट हो गई है। जो DPT का टीका है ये लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, उपर्युक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर लगाएं। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इसका मुख्य कार्य होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? तो जब हमारी बॉडी में विटामिन E की कमी होती है इसमें पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो टूटी हड्डियां हैं इनको जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 और हाफ H2O यानी जो जल होता है इसका आधा अणु। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? मूर्तियों और खिलौनों को बनाने में, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में, ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली जो चौक होती है इसके निर्माण में। तो आपको उपयोग दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें किसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर का पता किसने लगाया?
जल्दी से आंसर बताइए। जो RH फैक्टर है इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं वियनर ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस रुधिर वर्ण वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं? तो आप जानते हैं जो मानव शरीर है इसमें रुधिर वर्ग यानी जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ, ये 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। पूछा गया है एंटीबॉडी किस में नहीं पाई जाती है? तो जो एंटीबॉडी है ये ए भी में नहीं पाई जाती है, इसी के कारण ये सर्वग्राही होता है, सबका ब्लड ले लेता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों जो एंटीजन है ये ओ ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है और ये सभी के लिए ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो RH फैक्टर होता है इसका नाम संबंधित है बंदर से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे और जानेंगे ये बंदर से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कार्ल लैंडस्टीनर की। तो इन्होंने रक्त समूह यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है इसकी खोज कब करी? 1901 में। इसके बाद इन्होंने RH फैक्टर जो कि ब्लड में पाया जाता है इसकी खोज वर्ष 1940 में की थी। ये दोनों आपको याद रखना है, ये सन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करें RH फैक्टर का नाम जो है ये किस पर पड़ा है? तो ये रीसस बंदर पर रखा गया है क्योंकि पहली बार ये जो तत्व है ये रीसस मैकाक नामक एक बंदर के रक्त में पाया गया था। रिसर्च हुई और उसमें ये रिजल्ट मिला, इसलिए रीसस बंदर के नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया गया? RH फैक्टर रख दिया गया। अब बात करते हैं RH तत्व की, ये क्या होता है? तो दोस्तों हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, लाल रक्त कणिकाएं, इनमें अलग अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के एंटीजन होते हैं और उन्हीं में से एक विशेष एंटीजन होता है RH फैक्टर, जिसे रीसस फैक्टर कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के जो रक्त है, ब्लड है, इसमें RH फैक्टर डी एंटीजन मौजूद होता है तो वह RH पॉजिटिव होता है और अगर RH फैक्टर नहीं मौजूद होता है तो वह RH नेगेटिव कहलाता है। इसी प्रकार से जो ब्लड ग्रुप है ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इनका निर्धारण किया जाता है। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है मान लीजिए और उसमें उसमें RH फैक्टर है तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा ना वो ए पॉजिटिव होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है? तो दोस्तों RH फैक्टर जो होते हैं इसके अकॉर्डिंग RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला, ये जोड़ी उत्तम नहीं होती है, उपयुक्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इसका कारण भी हम जानेंगे। दोस्तों जब RH नेगेटिव महिला और RH पॉजिटिव पुरुष जो है इसका विवाह होता है, विवाह के बाद गर्भधारण होता है तो शिशु जो है ये RH पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन क्या होता है पहली गर्भावस्था जब होती है, जब अधिक समस्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो महिला है इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली RH पॉजिटिव रक्त जो है इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। लेकिन जब दूसरी गर्भावस्था होती है और अगर शिशु RH पॉजिटिव होता है तो महिला की जो बॉडी है इसमें एंटीबॉडी बनना तो शुरू हो गई थी। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? तो ये शिशु के रक्त को नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगी, जिससे शिशु को एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नामक एक गंभीर रोग हो सकता है। और ये जो रोग है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि RH नेगेटिव महिला और RH पॉजिटिव पुरुष जो है इनका विवाह उपयुक्त नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर बताइए। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही मतलब सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को ले सकता है, तो ये होता है AB। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं मानव रक्त में कितने समूह, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4 होते हैं, AB और O। रक्त समूह A जो है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पाए जाते हैं, इसी प्रकार से सभी में पाए जाते हैं, B में, AB में भी और O में भी। अब AB इम्पॉर्टेंट है और O इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि AB जो है ये सर्वग्राही होता है, सभी का ब्लड ये ले सकता है, और O जो होता है ये सर्वदाता है, ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। अब इसका कारण जानिए। जो AB है इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये सभी से ब्लड ले सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं O की, तो इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये सभी को ब्लड दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए।
आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो दोस्तों आरबीसी जो है इसका प्रमुख कार्य होता है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और इसी के साथ में कोशिका से CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसको बाहर निकालना। तो ए और बी दोनों सही, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अब हम अगर बात कर लेते हैं WBC की, तो इसका कार्य क्या होता है? तो ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करता है, अर्थात शरीर से रोगों को संक्रमित होने से बचाता है। आरबीसी और WBC जो है इनके वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं। तो आरबीसी जो है इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट और WBC इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने, भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है? तो दोस्तों ये जो केंद्र है ये हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस जो है इसमें भूख लगने, भोजन से तृप्ति जब हमें हो जाती है इसकी अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ पर होता है? जल्दी से बताएं आप। तो बुद्धि का केंद्र जो है ये हमारे सेरेब्रम में स्थित होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों अगर हम मस्तिष्क के भाग की बात करें तो सबसे बड़ा भाग जो है ये प्रामस्तिष्क होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई क्या है? तो अगर हम बात करते हैं जब तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की, तो इसकी लघुत्तम जो इकाई होती है ये क्या होती है? न्यूरॉन होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका जो है ये तंत्रिका कोशिका ही होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लगाएं और हमें लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करें कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से पता दे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा और हौसला बना के रखें और पूरा वीडियो को देखें क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड होते हैं। चलिए आंसर कीजिए। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो दोस्तों अगर हम जब मेरुदंड की बात करते हैं तो इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? 31 जोड़ी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया जो है ये कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाएं। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो सर जब श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें 17% ऑक्सीजन होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? जल्दी से अपना आंसर लगाएं दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा होती है 4%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने चाहे स्टार आप मार्क इनमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो जो मनुष्य है ये 14 से 18 बार, एक वयस्क मनुष्य 14 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? अगर हम कोशिका की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, तो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें ऊर्जा परिवर्तन जो है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन, ये प्रक्रिया होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र इसमें किसका संश्लेषण होता है? तो दोस्तों जो क्रेब्स चक्र होता है इसमें पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जल्दी बताइए। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है अनोक्सी श्वसन, इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है ये इसका अंतिम उत्पाद होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो अब हम दोस्तों उत्सर्जन तंत्र जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से बताएं आप, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों यूरिया जो है इसका निर्माण होता है यकृत में।
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो दोस्तों जो रक्त है इसकी अशुद्धियाँ कहाँ पर छनती हैं? ये आपको क्या दिख रहा है? ये वृक्क यानी कि किडनी है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? आंसर लगाएं। दोस्तों जो मानव मूत्र है ना, इसका पीला रंग होता है यूरोक्रोम के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोक्रोम के द्वारा। और जो ब्लड होता है इसका लाल रंग किसके द्वारा होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। वहीं पर अगर हम बात करें जो त्वचा का रंग है ये किस वर्णक से मिलता है? तो याद रखिएगा त्वचा का जो रंग है ये मेलनिन वर्णक से हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आंसर लगाएं। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? यहाँ पर नेफ्रॉन की संरचना आपको दिख रही है। जो नेफ्रॉन है ये किडनी से संबंधित होता है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्यरत है? दोस्तों जो कृत्रिम गुर्दा है ये डायलिसिस पर बेस्ड होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों जो यूरिया है इसकी अधिकतम मात्रा मूत्र में मापी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? तो वृक्क अश्मरी क्या होता है? तो दोस्तों ये किडनी स्टोन होते हैं। क्या होते हैं? किडनी स्टोन होते हैं। इनमें पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक जो है ये होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। तो दोस्तों जो हेनले का लूप है इसका कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की जो क्रिया है दोस्तों ये अंडवाहिनियों में होती है। कहाँ पर होती है? अंडवाहिनियों में। जो ये जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं ना इनमें जो निषेचन की क्रिया है यह होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? तो जो गर्भाशय में विकसित भ्रूण है इसको पोषण मिलता है दोस्तों प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? तो दोस्तों जो मानव भ्रूण होता है आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पानी जैसा दिख रहा है। ये कौन सा द्रव होता है जिसमें बच्चा तैरता रहता है? तो ये एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि एमनियोटिक द्रव होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों गर्भाशय में जब शिशु है इसके विकास की जानकारी हमें प्राप्त करना है तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा प्राप्त की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो जो टेस्ट ट्यूब शिशु होते हैं अंडाणु का निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूबों में होता है। अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास जो है ये गर्भाशय में होता है। अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में, विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। अंडाणु का विकास जो है ये टेस्ट ट्यूब में और निषेचन के बिना होता है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल राइट प्रोसेस लिखी है। अंडाणु का जो निषेचन है ये टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है और इसके बाद में जो टेस्ट ट्यूब से जो एम्ब्रियो रहता है उसको गर्भाशय में डाल दिया जाता है और गर्भाशय में जो विकास है ये संपन्न होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र में होता है? तो जो लिंग का निर्धारण है ये पिता के गुणसूत्र से होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिता जो है इनके पास XY क्रोमोसोम होते हैं, वहीं पर जो माता होती है उनके पास दोनों X क्रोमोसोम होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है ये सेक्स क्रोमोसोम का होता है जो कि आगे जाकर निर्धारित करता है कि जो होने वाला बच्चा है वह लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ठीक है, तो आप जान लीजिए इसका आंसर। जो बच्चे हैं इनके लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम से होता है, पिता के गुणसूत्र से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, इनकी नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं जो बेसेक्टॉमी है
ये पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया, जो पुरुषों की नसबंदी है इसे क्या कहा जाता है? बेसेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो जो प्रथम परखनली शिशु यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी था, इसका नाम था इंदिरा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है, यानी कि डक्टलेस होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये डक्टलेस होती है, वाहिनी विहीन ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? दोस्तों, 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में। कौन कौन सी पाई जाती हैं? एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड। यकृत जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो दोस्तों, जो मास्टर ग्लैंड है ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि, या फिर इसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे स्मॉल ग्लैंड जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दोस्तों ये मस्तिष्क में स्थित होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ऐसा कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन है जो कि थायरॉक्सिन जो एंजाइम होता है इसे उत्तेजित करता है? तो ये होता है TSH। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसको पीयूष ग्लैंड यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यह स्रावित करती है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड जिसे गॉइटर कहा जाता है, इसमें किस ग्रंथि की अपवृद्धि हो जाती है? कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? तो दोस्तों, जो थायराइड ग्लैंड है यह बढ़ जाती है गलगंड यानी गॉइटर में। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कुसक्रियता के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो मिक्सिडीमा जो है ये अवटु ग्रंथि की कुसक्रियता के कारण होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो जो पीनियल ग्लैंड है ये भी मस्तिष्क में स्थित होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? दोस्तों, जो पराकदु ग्लैंड है यह जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो जो मानव शरीर होता है इसमें सबसे बड़ी ग्लैंड जो है ये यकृत होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी कि टीयर स्रावित करती है? तो जो आंसू है ये किस ग्लैंड से आते हैं? जल्दी से बताएं। तो आंखों से जो आंसू है ये दोस्तों लैक्रिमल ग्लैंड से आते हैं। किससे? लैक्रिमल ग्लैंड से आते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन हार्मोन होता है, तो मादा जनन हार्मोन जो है ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नर लैंगिक हार्मोन या फिर पुरुष हार्मोन कौन सा होता है? तो दोस्तों ये होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन जो है ये एड्रीनेलिन हार्मोन को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, रक्त दाब का नियंत्रण जो है यह कौन करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि यह क्या काम करती है? एड्रिनल ग्लैंड जो है ये रक्त दाब पर नियंत्रण करती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, पुलिस में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में भी कई बार पूछा गया है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जल्दी से बताएं। दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो सिर्फ दोस्तों एक ही ऐसी ग्लैंड है अग्नाशय, जो कि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है ये एक प्रकार का हार्मोन है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है? तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्त्राव है ये कौन सी ग्लैंड करती है? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन में आपको बताया है इंसुलिन की जो खोज है ये की थी वेटिंग एवं वेस्ट ने। किसने? वेटिंग और वेस्ट ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लैंगर-हैंस की द्वीपिका जो इंसुलिन का स्त्राव करती है यह कहाँ पर स्थित होती है? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सीधे के सीधे। जो लैंगर-हैंस की द्वीपिका है ये अग्नाशय में स्थित होती है। कहाँ पर? अग्नाशय में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अगर हम बात करते हैं पेशियों की तो पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? तो सबसे शक्तिशाली पेशी जो है दोस्तों ये होती है जबड़ा की। कहाँ की? जबड़े की। जो जॉ वाला पोर्शन होता है इसकी पेशी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। निम्न में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो ऑटो पल्सलेशन का जो गुण है दोस्तों ये पाया जाता है कहाँ पर? हृदय में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा हृदय है ये पंपिंग स्टेशन की तरह वर्क करता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो हमारी बॉडी में कुछ देर काम करने के बाद में थकान जो महसूस होने लगती है वो किस अम्ल के कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसमें आंख का दोस्तों कॉर्निया वाला भाग जो है यह दान किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा होता है? तो जब हमारी आंख में प्रकाश जाता है तो उसका नियंत्रण कहाँ पर होता है? आइरिस से। किससे होता है? आइरिस से उसका नियंत्रण किया जाता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों ये जो आंख होती है इसके रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना जो होता है इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों हमें जो रंग प्राप्त है ये किसके कारण होता है? त्वचा का जो रंग है ये मेलानिन के कारण होता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो त्वचा जो है ये सबसे अधिक कहाँ पर मोटी होती है? तालुए में, हथेली में, नितंबों पर या फिर सिर में? जल्दी से आंसर बताएं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे जानते हैं इसको। दोस्तों जो त्वचा है ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? तालुए में, यानी कि जो पैर के तालुए होते हैं इनमें त्वचा सबसे ज्यादा अधिक मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग ये क्या होता है? चमड़ा या फिर से चमड़ी या फिर त्वचा कहा जाता है। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो त्वचा की जो ऊपरी सतह है इसे क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने साइंस के ह्यूमन बॉडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ऐसे प्रश्नों को जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगर आप पूरे साइंस के टॉपिक वाइज जो चैप्टर हैं इनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ में व्याख्या के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ईबुक को जल्दी बाय कर लें। इसमें आपके लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन मिल जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसी के साथ में हम आपको बता देते हैं हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है जिसमें आपके लिए पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ई बुक आपके लिए होगी क्योंकि ये जो ई बुक है ऐसी ई बुक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी जहाँ पर 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा हो। और साथ में दोस्तों
इसमें आपके लिए 4000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, 45 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर है और साथ ही दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स जो है ये भी आपको सिर्फ इस एक ही ई बुक में मिल जाएगा। हम आपको अपनी रामबाण ई बुक के बारे में बता देते हैं। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपके लिए विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के तीनों पार्ट और कंप्यूटर जीके यानी कि स्टैटिक जीके का जितना पोर्शन है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है, सिलेक्टेड कंटेंट, वो आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। साथ ही टीसीएस के द्वारा पूछे गए पिछले 10-15 सालों के 5000 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ये सभी आपको हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक में मिल जाएंगे। और इन तीनों ई बुक को साथ में लेने पर अभी एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें आपके लिए मात्र 150 रुपये में ये तीनों ई बुक जो हैं ये आपको विद इन 5 मिनट्स आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दी जाएंगी। आप नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है 9630829464। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, आपको तुरंत रिस्पॉन्स किया जाएगा। अगर आपने ई बुक को बाय कर लिया है, ई बुक आप नहीं प्राप्त कर पाए हैं, डाउनलोड नहीं हो रही है, कोई परेशानी आ रही है या फिर कोई भी क्वेरी है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको तुरंत रिस्पॉन्स किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन रखा गया है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ही देना है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। वहाँ पर आपको फीडबैक भी देना है, ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।